सबका भी स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक ये डिस्कस हुआ कि हिपोक्रेसी यानी पाखंड क्या है, उसके पीछे हमारे अहंकार और हमारा आदर्श बैठे हुए हैं और हिपोक्रेसी से हम कुछ सोसाइटी पे इंप्रेशन जमाना या उससे फायदा लेने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा अरुणा जी, हिपोक्रेसी शुरू किस अवस्था से होती है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो आप एरा या एज तो देख ही नहीं सकते कि कब शुरू हुई। लेकिन अगर मैं फैमिली के कंपोनेंट्स को तोड़ूं और कहूं फैमिली कहाँ से स्टार्ट हुई, तो जब लड़का लड़की को देखने गया वो भी पाखंड, और जब लड़की वालों ने खूब बढ़ चढ़ के बात की लड़के वालों से वो भी पाखंड, लेकिन जब शादी हो गई तो परिवार वालों का नई बहू से जो व्यवहार है वो भी पाखंड, फिर असलियत नजर आनी शुरू होती है। जैसे परिवार वाले कभी कभी आपने कहते हैं कि हमें लड़की से कुछ नहीं चाहिए, वो मैं वहीं पे आ रही हूँ कि सासू माँ पहले बोल आई थी कि हमें तो आपकी लड़की इतनी अच्छी लगी, आप बस 2 कपड़ों में लड़की को दे दीजिए और हमें और कुछ नहीं चाहिए। चलिए लड़की 2 नहीं तो 50 कपड़ों में आ गई। इसके बाद उनका जो छोटा बेटा था उन्होंने अपनी गलती रियलाइज करी कि भाई अब ये नहीं कहना कि 2 कपड़ों में दे दीजिए, पाखंड गिरा कम से कम थोड़ा। तो वहां गई तो कहने लगी कि जो करेंगी अच्छी तरह से करिएगा, हमारी इज्जत बना के रखिएगा। तो वो लड़की जब बहुत कुछ लेकर आई तो दोनों बहुओं में जो एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होने लगा वो पाखंड था। मतलब अगर हम इसको और कंसंट्रेट करें तो जब हम ये कह रहे हैं कि हमें लड़की से कुछ नहीं चाहिए, वो 2 कपड़ों में आ सकती है, हम पाखंड कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा पैदा होने लगता है, पोता या पोती होने वाले हैं, तो वो फटाफट दौड़ती है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहां भी, और वो कहती है हे ईश्वर मुझे एक पोता दे दे। कभी नहीं कहेगी बच्चा दे दे, कभी नहीं कहेगी बच्ची दे दे, कभी नहीं कहेगी एक नॉर्मल बच्चा दे दे। नहीं, उसकी डॉटर इन लॉ क्या कहती है? डॉटर इन लॉ क्या कहती है कि दोनों बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम दोनों से खुश है, क्या कहती है? वो सेकंड पाखंड है। 9 महीने वो जो गर्भावस्था में है लड़की, वो कहेगी हे ईश्वर मुझे लड़का देना। चाहे वो फेमिनिज्म और खुद प्रचार करती रही कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, या ये भी कहती हैं कि अगले जन्म में भी मेरे को औरत ही बनाना जी, लेकिन जब मेरा बच्चा पैदा हो तो वो लड़का होना चाहिए। तो मतलब ये पाखंड आ गया यहाँ पर। जी जी। ओके, इसके बाद हस्बैंड और वाइफ के बीच में किस तरह का पाखंड होता है? चैतन्य जी आप बताइए। कहते हैं इंटीमेट एनिमीज होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली हस्बैंड एंड वाइफ तो एक तरह से इतने निकट रहते हैं कि वो उनमें पाखंड बना नहीं सकता क्योंकि वो देख रहे हैं, जगह जगह से निकल आएगा वो उसके हर हाव भाव से निकल आएगा। छुपाना मुश्किल है, और कम से कम स्त्री से तो छुपाना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ भी क्यों पुरुष से छुपाना मुश्किल नहीं है? स्त्रियां ऐसा कैसे कह दिया? इंट्यूटिव ज्यादा होती हैं, फीलिंग ज्यादा करती हैं। मैं नहीं मानती, लड़के भी फीलिंग होते हैं, लेकिन जितना ऊंचा लड़का घर में दहाड़ता है उतना ही वो फीलिंग नहीं छुपा सकता अपनी। ये स्त्री पुरुष का डिस्कशन अलग बात है, लेकिन ये है कि वो इतने निकट रहते हैं दिन रात कि वो एक दूसरे के दर्पण बन जाते हैं, उनकी छवि एक दूसरे में दिखना शुरू हो जाती है, तो वहां पाखंड टिक नहीं सकता। उसमें ये है कि दैट्स व्हाई साइकोलॉजिस्ट कॉल देम इंटीमेट एनिमीज। एब्सोल्युटली। हाँ, कि ये पति पत्नी का संबंध है, ये इंटीमेट एनिमी का संबंध है, क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह देख चुके हैं, तो एनिमिटी स्वाभाविक है। हाँ, और वो एक्चुअली वो जानते हैं कि इस प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, कि मैं ऐसा कहूंगा तो वो ऐसा कहेगी, मैं ऐसा कहूंगी तो वो ऐसा कहेगा, और जब कुछ उसके मन में कोई बेईमानी होगी तो उस दिन जरूर आइसक्रीम लेके आएगा, कोई फूल लेके आएगा घर में। इंटीमेट फ्रेंड्स क्यों नहीं कहते, जानना चाहता हूँ। ये आदर्श बात है इंटीमेट फ्रेंड होना। ओके, आई हैव एन आंसर फॉर दैट। चैतन्य जी, मैं बीच में बोल रही हूँ। वो इंटीमेट फ्रेंड्स क्यों नहीं है? इसलिए कि उन दोनों में हमेशा कंपटीशन है, हस्बैंड और वाइफ में। बिल्कुल। और वो कंपटीशन ये है
कि मेरी चलेगी तुम्हारी नहीं, वो कहता है मैं पुरुष हूँ, मेरी चलेगी तुम्हारी नहीं। ये चीज को फाइट करते 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 ईगोज जो है उनकी जो एक जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, फ्लेम्स उठ रहे होते हैं आग के, और वो इतनी घमासान युद्ध होता है कि दे बिकम द बेस्ट ऑफ एनिमीज। So they cannot become the best of friends. They are the best of enemies very many times. और if they do become the best of friends, it's only क्योंकि वो utility है। इस संबंध में मुझे मुल्ला नसरुद्दीन का जोक याद आया। वो ये कि वो कहते हैं हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं होता क्योंकि हमने तय कर लिया कौन क्या तय करेगा। छोटी छोटी बातें ये तय करेगी, बड़ी बातें मैं तय किया करूंगा, तो हमारा कोई झगड़ा नहीं होता है। छोटी बातें यानी कौन सी कार लेनी है, घर में पेंट कौन सा कराना है, बड़ी बातें परमात्मा है कि नहीं, कितने नरक हैं, कितने स्वर्ग हैं, ये मैं तय करता हूँ। और ये कहती है कि हाँ ठीक है तुम ही तय करो, नरक वगैरह जाना भी तुम ही कोई है। लोग कहते हैं कि वाइफ की ज्यादा चलती है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि हस्बैंड की ज्यादा चलती है। जब भी वो चलाना चाहता है तो वो दिखाता है मैं तो अपनी वाइफ की सब बात मानता हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे रियलिटी में नहीं होता। बट कमिंग बैक आउट ऑफ द फैमिली टू फ्रेंड्स, लेट अस से फ्रेंड्स में भी पाखंड है। फॉर एग्जाम्पल हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी का भी बिल देने का मन नहीं कर रहा, लेकिन सब अपना पर्स की तरफ हाथ जाता है, और एक जब देने के लिए तैयार होता है तो दूसरा कहता है आपने दिया मैंने दिया एक ही बात है, लेकिन वो एक ही बात नहीं है। कहते हैं, ये मैं आपको बता दूं, किसी की बीवी से प्यार कर लो तो भी बख्श दिए जाओगे, पर किसी के पैसे से प्यार करोगे तो कभी बख्श नहीं दिए जाओगे, मित्रता नहीं रहेगी। मतलब बीवी से प्यार कर लो लेकिन बटुए से प्यार लेकिन बटुआ जो है वो बंटवारा करता है। बटुआ बंटवारा करता है, बटुआ सीमा लगाता है, बाउंड्री लगाता है, ये मैं हूँ। जैसे फॉरेन कंट्रीज में क्लियरली बोल देते हैं कि अगर किसी ने इनवाइट किया है तो वो आपको, अगर वो कहता है आई एम इनवाइटिंग यू, दैट मीन्स वो पे करेगा। नहीं तो ये बात कर लेते हैं लेट अस गो टुगेदर वील स्प्लिट द बिल, ऐसे बात लेट्स गो डच, ये भी बोलते हैं। इंडिया में ये नहीं बोलते। इंडिया में सबके सब अपना पर्स उठाएंगे और कोई भी देना नहीं चाहता, और कोई पाखंड है। क्योंकि पुराने जमाने में वो कमबख्त गाना बना गए थे कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, पर बटुए से प्यारा नहीं होता है ना। तो जब बटुए से कुछ निकालने की बात होती है तो सब पाखंड कहते हैं कि मैं कहूँ कि ना कहूँ, आज तेरी बारी, आज तेरी बारी, आज तेरी बारी। यहाँ कहते हैं ना अतिथि देवो भव, और फिर अतिथि कब जाओगे। हाँ, एक्चुअली अतिथि देवो भव कहते हैं हम, लेकिन क्या हम मीन करते हैं? क्योंकि अगर अतिथि देवो भव है तो व्हाइट अतिथि देवो भव नहीं होना चाहिए, ब्लैक अतिथि भी देवो भव होना चाहिए। उसका नाम तो हमने रखा है हबशी। और सारे वर्ल्ड में कहते हैं गेस्ट इज अ पेस्ट, और ओनली इंडिया में कह रहे हैं अतिथि देवो भव। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आक्रमणकारियों को उनकी सरहदों पर, अपनी सरहदों पर नहीं रोक पाए, वो हमारे घरों में चढ़ते चले आए हजारों साल तक, हमने बोला अतिथि देवो भव। मतलब अपनी कायरता को हमने अपनी नोबिलिटी से छुपाने की कोशिश करी, एक और बहुत बड़ा पाखंड कर गए। लेकिन नोबिलिटी फॉर द सेक ऑफ नोबिलिटी रहे तो वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन नोबिलिटी फॉर द सेक ऑफ पाखंड ओनली टू शो ऑफ इज हॉरिबल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है। क्या हम वाकई में इतने विनम्र हैं? हम कहते हैं हमारी कंट्री नॉन वायलेंट कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी वॉर वेज नहीं करी। हमने अपनी जो सरहदें हैं उन पे भी लड़ाइयां नहीं करी, सेव भी नहीं किया कंट्री को। तो क्या हम नॉन वायलेंट हुए? बिल्कुल नहीं हुए। हम जो ट्राइब्स आ रही थी उनसे हम वहां पर लड़े नहीं, लेकिन हम ऐसी सोशल वायलेंस लेके आए कॉल्ड कास्ट कि 2000 साल में ऐसी वायलेंस किसी कम्युनिटी ने दिखाई नहीं है। कि हमने उन सारी कम्युनिटीज को जो आ रही थी ट्राइब्स, उनको नीचे करते गए, दलित बनाया उनको। ऐसा सोशल वायलेंस कहीं नहीं दिखाया। जबरदस्त पाखंड है हमारा जब हम कहते हैं कि हम नॉन वायलेंट कम्युनिटी हैं। अगर हम नॉन वायलेंट कम्युनिटी हो तो हमारी जो रोड रेज वगैरह आती है, आप पढ़ते रहते हैं उसके बारे में, आज भी पढ़ा होगा, ये
इम्पॉसिबल है, मतलब ये बहुत बड़ा पाखंड है। इस तरह की चीजों से हमें दूर हटके रियलिटी को जैसी है वैसे देखना चाहिए, तभी उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आपका क्या कहना है? मुझे दुख, आपकी हर बात से सहमत हूं, पर मुझे दुख इन लोगों को देखकर होता है, क्योंकि इनकी उम्र के बच्चे भी आते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए। एक लड़की कहेगी मैम मुझे ना प्यार हो गया है। अच्छा भी, बहुत अच्छी बात है, और मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं करो ना, फिर क्या रोक रहे हो अपने आप को, करो तो। वो जो लड़का है ना वो ब्राह्मण नहीं है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अगर हमारे बड़े बूढ़े करते थे तो वो अनपढ़ थे या पिछड़े हुए थे, लेकिन अगर आप ऐसी बातें करोगे तो फिर समाज कहाँ जाएगा। बट आपको जिंदगी के बारे में जो अपनी सोच एक चौड़ी करनी चाहिए थी, खुले मन से आपको होना चाहिए था, वो मुझे आज के बच्चों में भी नहीं दिखाई बिल्कुल। इसीलिए हमें ये चेतना जगानी है आप जैसे लोगों के माध्यम से कि हमें तोतो जैसी वो बात नहीं करनी जो अभी तक होती आई है। अगर उस बात में सत्य है तो जरूर बोलेंगे हम, अगर वो बात आज के मापदंडों पर खरी नहीं उतरती तो हम वो बात ढूंढेंगे जो आज के मापदंडों पर खरी उतरे। वही ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का। आपका कुछ कमेंट? बहुत बचपन से ही हमें अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए स्पेस नहीं मिलती। और जैसे कि बहुत कहते हैं कि क्या मर्द का बच्चा होके रो रहा है, बॉयज डोंट क्राई, ये सब बातें होती हैं और बचपन से ही दबाया गया है, खुल के नहीं जीने दिया गया है। इवन अपने माँ बाप अपने बच्चों को आलिंगन तक नहीं करते, हग तक नहीं करते। देयर इज नो वार्मथ इन टच। औपचारिक जीवन बन गया है कि जैसे वो बाहर, तो आप किसी को कोई हक करता यहाँ देखते नहीं है। चैतन्य जी, हाँ। अगर गलती से कोई माँ बाप हक कर लेते अपने बच्चे से, हाँ। तो वो तब करते हैं जब वो 10 में से 10 लाता है, हाँ। वरना नहीं करते हैं। हाँ, तो ये भी एक व्यापार है। उसके मन के भीतर महत्वाकांक्षा का जहर भरा जा रहा है कि अगर तुम ऐसे ऐसे होगे तो तुम स्वीकृत हो, नहीं तो स्वीकृत नहीं हो। मतलब सोशल एक्सेप्टेंस फैमिली से ही स्टार्ट हो गई। हाँ, कि तुम्हें ऐसा बन के दिखाना है, हमारा नाम रोशन करना है। अच्छी बात है अगर ये सिखाया जाए कि तुम अपनी जो तुम्हारी पोटेंशियलिटी है, तुम्हारी जो संभावनाएं हैं, उनको पूरी तरह विकसित करो और हम सहयोग देंगे और तुम्हें पूरी आदर देंगे, स्पेस देंगे। लेकिन उसके ऊपर आदर्श थोप दिए जाएं और उसको कोई प्रेम की वामथ न दी जाए। एक तो घर में हमारे प्रेम का वातावरण होता ही नहीं है। जब माता पिता ही आपस में लड़ झगड़ रहे हैं सारा समय, वो एक दूसरे को सहन नहीं कर रहे हैं या सिर्फ सहन कर रहे हैं, प्रेम नहीं कर, सिर्फ टॉलरेट कर रहे हैं, तो एक जो घर का जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, उस माहौल में बच्चा विकसित कैसे होगा? तो अपनी भावनाओं को दमित करता रहेगा। बाहर जाके जो आप युवकों की हिंसा, इतनी तोड़फोड़ देखते हैं, वो किस लिए होती है कि वो घर एक्सप्रेस नहीं कर पाया। दैट आई एग्री। अब जैसे ये जो पहली रो में बैठे, ठीक है, 1 2 3 6 लड़कियां ही बैठी हैं। अगर ये मित्र हैं, दोपहर को लंच टाइम हुआ है स्कूल में, कॉलेज में, और ये खाना खाने बैठी हैं, क्या ये पूछती हैं यार तू ब्राह्मण है तो मैं तेरे साथ खाऊंगी, या तू शूद्र है तो मैं तेरे साथ? वहां तो आप इतनी आगे तो आ गई हैं कि आप खाना खाती हैं इकट्ठे। कितनी मीठी मैं तो बचपन में जब आप किसी हरिजन के घर जाता था कहीं खाना खाने, तो मुझे घर वाले कहते थे कि पहले नहा लो। जी उस समय जब शादी करने लगती हैं या मित्र बनाने लगती हैं, तब क्यों मन में ध्यान आता है कि ये ब्राह्मण नहीं है? जन्म पत्रियां मिलवाते हैं जिसका कुछ पता नहीं होता। और आप ये देखो कि पर्सनैलिटीज मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। लड़का फाइनेंशियली आपको अफोर्ड कर सकता है आपकी आदतों के हिसाब से कि नहीं। मेडिकल हिस्ट्री, अगर हमें कोई कुंडली मिलानी चाहिए अब, तो हमें मेडिकल हिस्ट्री की कुंडली मिलानी चाहिए। लेकिन जहाँ प्रेम है तो प्रेम तो इन सारी बातों को हटा देता है। वैसे ही कुंडली मिलाना, चाहे मेडिकल हो, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल हो, चाहे कुछ, कोई मायने नहीं रखती है। प्रेम अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, इतना ताकतवर है कि सब चीजें संभाल लेता है। एक प्रश्न पूछता हूँ चैतन्य जी कि ग्रैटिट्यूड के बारे में भी ओशो ने कहा है कि ग्रैटिट्यूड में भी पाखंड एक्सप्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल